हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाइथन सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन और पाइथन को किस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपने करना ये है कि आपने अपने क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करना है। तो उसमें आपने सर्च करना है, पाइचाम डाउनलोड कर लेने। ठीक है, पाइचाम को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली गूगल के अंदर पाइचाम डाउनलोड लिख लें। ठीक है, और फर्स्ट जो आपके पास सर्च रिजल्ट आता है, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जेट ब्रेन्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने डाउनलोड कर लिया तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो पाइथन जब आपके पास पाइथन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी, ओपन हो जाएगी जब आप उसको ओपन करेंगे। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि चूँकि मैं मैकबुक के अंदर कर रहा हूँ तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है दोनों के अंदर। वंस पाइथन इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद सारी चीज़ें पाइथन के अंदर सारी चीज़ें सेम है दोनों विंडोज़ और मैकबुक के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पाइथन का, सॉरी पाइथन का। तो पाइथन बेसिकली जो इन्वेंट हुई थी, डेवलप हुई थी फर्स्ट टाइम 1991 में हुई। इसके ज़रिए हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ हम वर्कफ्लोज को की स्क्रिप्टिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अभी मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा वेब पाइथन इस्तेमाल हो रही है और मैथमेटिक्स के कम्प्लेक्स फार्मूला जिसके अंदर हम सॉल्व करते हैं और प्रोसेस करते हैं। इसी तरह के इसके बहुत सारे इसके यूजेजेस हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते तो हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं। वंस आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो गया तो आपने पाइथन को ओपन करना है। तो सिमिलर विंडो आपके पास आएगी। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दिस कि आप जो ही ओपन करेंगे वो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कहेगा। तो आपने करना ये है कि इसमें लोकेशन में अपनी जहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसको आपने उस लोकेशन पे लेके जाना है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया जाए पाइथन इन वन हावर के नाम से। और ये मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं करना है, ये चीज़ डिटेल हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपली पाइथन 3.8 इंटरप्रेटर के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसी विंडो के अंदर हमने ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फ़ोल्डर लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट के ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल इनको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये फोल्डर मुझे शो हो रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाके आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, पाइथन फाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करें, कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ ट्यूटोरियल 1। ठीक है, ये मेरे पास एक राइट साइड पे एक पाइथन स्क्रिप्टिंग फाइल खुल गई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आप बॉटम में देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, पाइथन पैकेजेस, प्रॉब्लम्स, टू डूज और टर्मिनल। टर्मिनल पे क्लिक करें और इसका मकसद ये है कि इसी लोकेशन पे ये हमारे पास टर्मिनल खुल जाएगा और जब भी हम अपनी फाइल रन करना चाहेंगे तो हम इसके अंदर रन कर सकते हैं। मैं अभी इसके अंदर रन करता हूँ पाइथन। लेट्स सी कि पाइथन में इसने 2.7, ठीक। अच्छा, तो अभी हमारे पास इस इंटरप्रेटर के अंदर, टर्मिनल के अंदर पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों मौजूद हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली पाइथन 2 जो है वो जब भी आप पाइथन लिखेंगे तो वो पाइथन 2 का इंटरप्रेटर खोलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जब भी पाइथन को रन करना है पाइथन 3 को मेंशन करना है साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन 3 और सिंपली अभी तो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसको मैं जब ये ट्यूटोरियल 1.py को जब मैं रन किया तो इस पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अभी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, उसके हम बाद हम जाएंगे डिटेल्स में। तो बेसिक पाइथन का सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। सिंटेक्स से क्या मुराद है कि बेसिकली मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को लिखने का मुख्तलिफ तरीका होता है। ठीक है, इसी तरह पाइथन को लिखने का भी एक तरीका है। तो ये चीज़ें सिंटेक्स बेसिकली हम टाइम के साथ जो फंक्शंस, लूप्स और इसके अलावा क्लासेस और फर्दर डिटेल में जाएंगे तो आपको सिंटेक्स की बेहतर समझ आती जाएगी। तो इन शॉर्ट जब भी आपने कोई जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यूँ ही आपने कोई इफ स्टेटमेंट डिफाइन की तो आपने फुल कॉलन के साथ इसको एंड करना है, फिर 4 स्पेसेस देने हैं नेक्स्ट रो में, उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट रो लिखना है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आप ये देख सकते हैं सिंटेक्स एरर रेज होगा। और सेम अगर मैं आपको यहाँ पे भी इसको शो करूँ
लेट्स से कि मैं लेट्स लीव इट फॉर, जब हम एफ एल स्टेट में पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादा मेक सेंस करेगी ये चीज़ कि आपको समझ आएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिंटैक्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कमेंट्स हैं। कमेंट्स हमने किसी भी पाइथन फाइल के अंदर हमने कमेंट कैसे देना है जो कि इंटरप्रेटर उसको ना करे, मीन्स के उसको प्रोसेस ना करे। तो उसके लिए हम सिंपली एक कमेंट्स हैशटैग लिखते हैं, ठीक है। हैशटैग के आगे हम जो भी लिखेंगे उसी लाइन के अंदर वो एज कमेंट कंसिडर किया जाएगा, पाइथन इंटरप्रेटर उसको प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डिफाइन करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है पाइथन के अंदर कि हम जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर पहले हम इंटरप्रेटर को ये बताते हैं कि ये वेरिएबल है, जैसे कि VAR स्विफ्ट के अंदर, इसी तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर पहले हम ये बताते हैं कि वेरिएबल पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उन वेरिएबल्स को फर्दर अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। जबकि पाइथन के अंदर आप किसी भी जगह पे अपना वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल हम डिफाइन तब करते हैं जब हमें सिंपली लेट्स से कि मैं कोई भी एक नाम असाइन करता हूँ। लेट्स से कि नेम इक्वल्स टू असद, जैसे मेरा नाम असद है तो मैं असद डिफाइन करता हूँ। अब क्या है कि ये नेम इक्वल्स टू, जहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा ये बेसिकली वेरिएबल असाइन करने के लिए कि नेम को मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया, सॉरी असद जो कि एक स्ट्रिंग है इसको मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया नेम, और जहाँ पे भी मैं प्रिंट नेम लिखूँगा, लेट्स से कि मैं प्रिंट, और ये सारी चीज़ें साथ साथ आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी। तो मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे इसको रन करता हूँ। आई थिंक यहाँ से भी रन हो सकता है। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एनीवेज अच्छा, तो जब मैं इस पाइथन फाइल को रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं पाइथन इसने प्रिंट कर लिया। रेदर देन प्रिंटिंग नेम, नेम चूँकि एक वेरिएबल है, वेरिएबल बजाते खुद कुछ नहीं होता, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये नेम इक्वल्स टू वेरिएबल, जहाँ भी सिंगल इक्वल होगा तो उसका मतलब है कि हम इसको वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल के नेम्स हैं। वेरिएबल नेम है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल नेम हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम वेरिएबल नेम एक इंटीजर नहीं दे सकते, ठीक है। किसी भी इंटीजर को हम वेरिएबल नहीं साइन, सॉरी एज एक इंटीजर को एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा हम ऑलमोस्ट हर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है ना, कॉम्बिनेशन कोई किसी भी नाम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि 2 से स्टार्ट होने, चूँकि एक कांस्टेंट है 2, तो इसलिए हम इसको इधर यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ 2 नेम, ठीक है। और 2 चूँकि स्टार्ट में है तो 2, अगर मैं 2 इसको प्रिंट करूँगा और मैं इसको ये कहूँ कि इसमें इसको मैं सेव करता हूँ साथ, और इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, कि 2 बेसिकली 2 जो कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मैं इसको 2 के एंड में लिखता हूँ, नेम के एंड में लिखता हूँ, तो इसको फिर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने ऐसा प्रिंट कर लिया। क्यों? इस वजह से कि जब भी एज अ फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल हम इंटीजर नहीं यूज़ कर सकते। सेम फॉर डैश नहीं यूज़ कर सकते, और वेरिएबल्स के अंदर हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इंस्टेड नेम टू मैं लिखना चाह रहा हूँ माई नेम। अब चूंकि माई नेम के अंदर स्पेस आ गया है, और माई नेम माई को जो पाइथन इंटरप्रेटर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका, तो अब इस टाइम में तो ये सिंटैक्स एरर देगा, लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा डालूंगा तो इसको माई को एज ए सेपरेट वेरिएबल इसको कंसिडर करेगा पाइथन इंटरप्रेटर। तो अभी हम इसको रन करते हैं सेव करके, तो ये मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे रहा है, ठीक है। तो अभी सेकंड क्या चीज़ होगी कि फर्स्ट ये कि हम किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल इंटीजर नहीं हो सकता। दूसरा, किसी भी वेरिएबल के वेरिएबल नेम जो है वो उसके अंदर हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और डैश यूज़ नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर डैश, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डैश नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं इसको रन करूँगा तो सेम एरर के डैश भी यूज़, वेरिएबल के अंदर डैश यूज़ नहीं हो सकता, आप अंडरस्कोर इंस्टेड यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, इसको रन करते हैं अभी हम, तो आप देखेंगे कि ये सेम एज इट इज़ को रन कर देगा। अच्छा, तो आपने देख लिया कि वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है कि जब भी कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम एज कन्वेंशन है कि इसको आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। जैसे अगर मैंने माय नेम असाइन किया है वेरिएबल, तो इसके अंदर मैंने माय और नेम दोनों का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स के अंदर है, तो मैं इसको एम कैपिटल और एन कैपिटल के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये एज ए कन्वेंशन के खिलाफ होगा, क्योंकि ये माय नेम ये मोस्टली हम क्लासेस को, क्लास जब जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम फर्स्ट लेटर उसका जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप जब भी कोई वेरिएबल असाइन करें उसको या तो आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखें, अगर आपने ज़्यादा लेंथी वेरिएबल असाइन करना है तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर लें, रेदर देन आप फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के बजाय। ठीक हो गया। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल असाइन जैसे मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल असाइन करने के लिए आपने सिंपली सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मोर देन वन वेरिएबल यूज़ करने हैं तो मैं लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि माय नेम भी एक वेरिएबल है। ठीक है, फिर सेकंड मैंने माय एज, लेट्स से कि बहुत कांस्टेंट, ये भी एक जो है वो टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ माय लोकेशन, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान लिखते हैं। ठीक है, और ये तीन वेरिएबल हैं बेसिकली जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। तो जब मैं इनको प्रिंट करूँगा, माय नेम, माय एज, माय लोकेशन। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करके प्रिंट करता हूँ। ठीक है, नेम अब देख सकते हैं आपके, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखेंगे असद 29 पाकिस्तान, ये बेसिकली इसने मेरी नाम, एज और लोकेशन प्रिंट कर लिए। अब या तो आप वेरिएबल इस तरह से साइन कर सकते हैं, या इसका एक और तरीका ये भी है कि आप माय नेम लिखें, फिर सेकंड वेरिएबल लिखें माय एज, सॉरी आई एम गोइंग अगेंस्ट माय ओन कन्वेंशन, इसको बेसिकली स्मॉल में होना चाहिए, इसको भी स्मॉल में होना चाहिए, माय एज, ठीक हो गया। मैं प्रिंट को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, या तो ये तरीका है इसको वेरिएबल असाइन करने का, या सेकंड तरीका ये है कि आपने इंस्टेड कि आप नई रो के अंदर आप लिखें, आप इसको इसी के अंदर माय एज कामा माय लोकेशन। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने यहाँ इसके नेक्स्ट में लिखी थी उनको आपने यहीं पे लिख लेना है, 29 कामा पाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। प्रिंट भी आप प्रिंट को लिखने का तरीका ये है कि आप या तो आप जिस तरह मैंने पहले लिखा था रो बाय रो लिख लें, या आप इसी के अंदर माय नेम कामा माय एज कामा माय लोकेशन। अच्छा, इसको सेव करके मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये आप देखेंगे नेम, एज और लोकेशन इसने एक ही रो के अंदर लिख लिए। ठीक है, तो ये तीन ये एक तरीका है वेरिएबल्स को असाइन करने का। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि आप एज ए लिस्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, लिस्ट और ट्यूपल्स पे जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। डाटा टाइप्स पे जाते हैं। डाटा टाइप्स में बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि हम जैसे असद है, एक नाम है, और ये नाम बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसको मैंने एक वेरिएबल असाइन किया था, और इसी के साथ बाद मैंने जब एज डिफाइन किया तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब मैंने नाम असाइन किया तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा। ठीक है, लेकिन जब मैंने एज असाइन की तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखा। क्यों? इस वजह से कि जो मेरे पास नाम है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग कोई भी चीज़ जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी वो स्ट्रिंग होगी। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इंटीजर लिख सकते हैं, कोई जो है वो कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई
स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ वेरिएबल सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी वो स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी। स्ट्रिंग बेसिकली एक डाटा टाइप है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं ये एक टेक्स्ट है, जनरल टेक्स्ट है, कुछ भी आप उसके अंदर लिख के उसको प्रिंट करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो मैं आपको इसको आउटपुट हो जाएगी सो ऑन, लेकिन फिलहाल हम चूँकि टेस्टिंग कर रहे हैं इस वजह से मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि मैं प्रिंट करता हूँ 29 को, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये सैम एज 29 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर मैं बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखूँगा और मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? इस वजह से कि असद को वो जब इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है और ये कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है, तो ये बेसिकली कोई डाटा टाइप में कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। ये इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करता है कि शायद ये कोई वेरिएबल है और इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई भी इसको। इस वजह से ये कहता है कि नेम एरर नेम असद इज़ नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि असद की कोई वैल्यू असाइन करें, ठीक है, फिर उसके बाद इसको प्रिंट करें। ये इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम मुख्तलिफ इसकी डाटा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो मैंने आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट या नंबर या कोई भी चीज़ जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो टेक्स्ट है उसको हम str से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को हम str से डिनोट करते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इंटीजर्स हैं, फ्लॉट्स हैं, कम्प्लेक्स हैं। इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर हो गया हमारे पास प्लस माइनस जो जितने भी 0 टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हैं फ्रैक्शंस को छोड़ के, पॉइंट्स वैल्यूज़ को छोड़ के। तो इसके बाद फ्लॉट 0.001 जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं फ्लॉट होते हैं। और कम्प्लेक्स जैसे आप मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स, उनको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये तीनों जो डाटा टाइप्स हैं वो पाइथन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं? इसमें सीक्वेंसेस हमारे पास 3 तरह के हैं, ठीक है। लिस्ट्स हैं, ट्यूपल्स हैं और रेंजेस हैं। लिस्ट क्या चीज़ है? लिस्ट कोई भी आप देख लें कि अच्छा जहाँ पे भी हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ होगा, ठीक है, उसको हम लिस्ट कहते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स हो गया, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं मुख्तलिफ, जो मैंने अभी आपको बताई हैं 3 डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लॉट, कम्प्लेक्स एंड स्ट्रिंग, ये बेसिकली डाटा टाइप्स हैं। अब ये डाटा टाइप्स या लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जब एक मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे तो वो एक लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ। लेट्स से कि पहले हम सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट हमेशा होगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से डबल ए, डबल बी, डबल सी, ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये एज अ लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ए बी बी सी सी बेसिकली ये एक एज इट इज़ एज अ लिस्ट इसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं इंटीजर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एनीथिंग लाइक, ठीक है, फ्लॉट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि ये जब हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, जब सेट क्रिएट करते हैं तो उसको हम लिस्ट कहते हैं जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो। इसी तरह से हमारे पास जो ट्यूपल है, ट्यूपल भी हमारे पास सेम ही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम जो पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, स्क्वायर कॉर्नर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड डाटा टाइप है रेंज की। रेंज हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास हमने कोई लिस्ट ऑफ लेट्स से के नंबर निकालना है 0 से 100 तक, ठीक है, तो वो हमने इंस्टेड कि हम 0+1 करते जाएं, हम बेसिकली रेंज यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है कि बेसिकली डाटा को स्टोर करने की मुख्तलिफ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? हम लिस्ट यूज़ कर लें, ट्यूपल यूज़ कर लें या हम रेंज यूज़ कर लें, ठीक है। अब लिस्ट एंड ट्यूपल का मसला ये है कि लिस्ट एंड ट्यूपल्स के अंदर हम एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने जैसे ए बी बी सी सी सेव कर लिया। अब ये एक डाटा टाइप है, ठीक है, और अगर मुझे फर्दर कम्प्लेक्स वैल्यूज़ असाइन करनी हो, सेव करनी हो,
लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने नेम इक्वल्स टू सम असद, एज इक्वल्स टू 29 और लोकेशन इक्वल्स टू पाकिस्तान। ये तीन चीज़ें अगर मैंने सेव करनी है, एक मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने एक जगह पे सेव करनी है, तो ये लिस्ट के अंदर सेव नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये चीज़ डिफाइन नहीं होती कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। ठीक है, तो इस इंस्टेड हम यूज़ करते हैं इसके लिए डिक्शनरीज। डिक्शनरीज किस तरह से यूज़ होती हैं? डिक्शनरीज का तरीका ये है कि मैं लेट्स से मैं लिखता हूँ माय डिक्शनरी इक्वल्स टू, ये बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ नेम फुल कॉलम असद, ठीक है, और एज 29, ओके, और लोकेशन पाकिस्तान। अब बेसिकली इसको डिक्शनरीज क्रिएट करने का मकसद ये था कि इसका ऑब्जेक्टिव, ये जो मकसद है वो हम लिस्ट के ज़रिए या ट्यूपल्स के ज़रिए अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो अब लिस्ट के अंदर सीक्वेंस के साथ एक जैसी चीज़ें होती हैं, जबकि डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। एक जो मतलब ईच एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिक्शनरी है, अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ। माय डिक्शनरी, अच्छा, और इसको तो आप देख सकते हैं कि ये पहले इसने लिस्ट प्रिंट की, इसके बाद इसने इस डिक्शनरी को प्रिंट किया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं मैपिंग डिक्शनरीज होगी, फिर सेट्स, टाइप्स, फ्रोजन सेट, बूलियन, बाइट्स, बिट, एरेज, मेमोरी व्यू। ये अभी डिटेल में हम ये चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। बूलियन को डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन का मकसद सिंपली यस ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है, जैसे 0 एंड 1 है कि मैं अगर कोई भी वैल्यू लेट्स से कि चले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 2, वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 4। अब मैं कहता हूँ कि वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 2। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये सिंपली मुझे यस ट्रू और फॉल्स में इसका देगा, रिस्पांस देगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा सॉरी रन भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देखें तो इसने लिखा है फॉल्स। क्यों? वेरिएबल 1 बेसिकली वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं है। अब मैं इसको 4 कर लूँ, अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा ट्रू। बेसिकली ये फॉल्स एंड ट्रू भी डाटा टाइप्स हैं जिनको आप बूलियन कहते हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स टू वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कम्प्लेक्स। ठीक है, इंटीजर क्या है? इंटीजर बेसिकली 0 प्लस माइनस में 1 2 3 विदाउट फ्रिक्शंस। ठीक है, और इंटीजर फ्लॉट्स के हैं, फ्लॉट्स पॉइंट्स के अंदर जितनी वैल्यूज हैं 2.1 2.3 4 5.6 इस तरह से जितनी भी पॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शंस के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उनको हम फ्लॉट कहेंगे। फिर हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स हैं बेसिकली, जो कि हम मैथमेटिक्स में आपको इसका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग का मकसद क्या है कि अगर आपके पास एक वैल्यू लेट्स से कि 2 है, ठीक है, या 34 है, लेट्स से 34 आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कास्टिंग। ओके, अच्छा, तो अब क्या होगा कि हमने इसको डिफाइन करना है कास्टिंग को। कास्टिंग को कैसे डिफाइन करना है कि लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब ये बेसिकली अगर हम इस सिर्फ नंबर को देखें तो ये एक फ्लॉट है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इस वजह से हम इसको ये एज अ स्ट्रिंग, जो कंपाइलर है पाइथन को उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन इसके अंदर नहीं कर सकते, जो कि ऑपरेशन हैं कॉन्स्टेंट्स के। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ वेरिएबल 1। ठीक है, ठीक है, 2.3 प्रिंट हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका है एक, ठीक है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि टाइप एक बेसिकली एक पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है जिसके जरिए आप किसी भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ है, उसको हम उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टाइप वेरिएबल 1।
ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ वेरिएबल किस चीज़ का है, वेरिएबल इंटीजर है, स्ट्रिंग है, प्लॉट है, क्या चीज़ है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप ये देखें क्लास स्ट्रिंग, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से जब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा तो ये मुझे बताएगा ये फ्लॉट है, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं इसको 2.3 को रिमूव करता हूँ और दोबारा इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे बताएगा ये इंटीजर है, ठीक है। और सेम इस गोज़ फॉर बूलियन, ठीक, मैं लिखता हूँ ट्रू और मैं इसको प्रिंट करता हूँ दोबारा से और ये मुझे बताएगा ये बूलियन टाइप, डाटा टाइप इसकी बूलियन है, ठीक है। ये एक तरीका है इसको चेक करने का। अच्छा, तो अभी हमने कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, इंटीजर को, फ्लॉट को, स्ट्रिंग को। अच्छा, सेम गोज़ फॉर, लेट्स गो बैक टू 23। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक डाटा टाइप स्ट्रिंग थी। दोबारा से इसको मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। ये बेसिकली 2.3 है, ठीक है। और ये टाइप इसकी क्या थी, टाइप इसकी थी स्ट्रिंग। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं बजाय, ये चूँकि स्ट्रिंग है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इंटीजर के अंदर, सॉरी फ्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। चूँकि ये एक फ्लॉट है इस वजह से इसको फ्लॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि आपने फ्लॉट लिखना है, फ्लॉट लिख के आपने इसको ब्रैकेट्स के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है। ये फंक्शंस जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी भी इंटीजर को, सॉरी स्ट्रिंग को फ्लॉट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने फ्लॉट के अंदर वो स्ट्रिंग पास कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जब लेट्स से के सिंपली प्रिंट करता हूँ तो इसमें कोई खास फर्क नहीं होगा क्योंकि प्रिंट तो सेम ही होगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। ओके, जब मैंने इसको प्रिंट किया 7.2.3, लेकिन जब इसकी टाइप में चेक करूँगा तो ये मुझे इसकी टाइप बता देगा, ये टाइप क्या है इसकी भी। तो अभी इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप ये देखें क्लास प्लॉट होगी। हालांकि ये पहले जब मैंने इसको प्रिंट किया था तो ये क्लास इसकी क्या थी, इसकी क्लास स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारे पास प्लॉट है। अब सेम चीज़ है, इसको मैं अगर लिखता हूँ इंटीजर, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, ये भी आप देखेंगे कि इसने, ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर रन करता हूँ तो इससे मुझे एरर दिया है। क्यों? इस वजह से कोई भी इंटीजर जो होता है वो बेस 10 में होता है, ठीक है। बेस मतलब कोई भी 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनमें फ्रैक्शंस नहीं होती, ठीक है। इस वजह से जब भी आप किसी फ्लॉट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आपको ये वाला एरर देगा। इसलिए हम इसको इंस्टेड 2.3 के बजाय हम सिंपल 2 लिखेंगे। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 2 प्रिंट करके देगा। हाँ, इन केस मेरे पास ऑलरेडी इंटीजर मौजूद है, सॉरी फ्लॉट मौजूद है, जैसे 2.3 है, तो मैं इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं प्रिंट वेरिएबल 1 करूँगा तो ये इसको राउंड अबाउट करके 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। क्यों? इस वजह से कि इसने नियरेस्ट जो कांस्टेंट है, इंटीजर है, उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया 2.3 को, ठीक हो गया। ये हमारे पास मुख्तलिफ 3 बेसिकली डाटा टाइप्स हैं जो कि हम जिसकी कास्टिंग कर सकते हैं। फ्लॉट्स वेरिएबल ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। स्ट्रिंग बेसिकली क्या चीज़ है? स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट है या लेट्स से नंबर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है और सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामर्स के अंदर मौजूद है तो वो पाइथन के लिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, बूलियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज वो इन्वर्टेड कामर्स के अंदर है तो वो एक कंसिडर किए जाएंगे, स्ट्रिंग कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को आप सिंगल रो मल्टी रो है, इसमें ऐसा करते हैं मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसके ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि जो आप हम फर्दर से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ माय चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब सेम गोज़ के अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो इसने लिख लिया माय चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब। अब मैं इसको अगर एंटर प्रेस करता हूँ ये बेसिकली ये सेम चीज़ कर देगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसके अंदर एंटर प्रेस किया तो ये बेसिकली पाइचार्म ऑटोमेटिकली इसको कर देता है, मतलब जब नेक्स्ट रो डालते हैं वो स्लैश डाल के इसको एक तरह से अकोमोडेट कर लेता है। लेकिन इन रियलिटी जब हम जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स हैं वो यूज़ होते हैं वन रो ऑफ स्ट्रिंग को
वन रो को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक रो के अंदर कोई चीज़ है, उसको मैंने जब इन्वर्टर कामर्स में लिखना है तो सिंगल इन्वर्टर कामर्स में मैं लिखूंगा, एक ही रो जो है वो होगी कन्वर्ट होगी स्ट्रिंग के अंदर, जबकि दूसरी रो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी अगर मोर देन वन रो से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल कामर्स भी नहीं होंगे, इसके लिए हम ट्रिपल कामर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टी रो को अगर आपने कमेंट करना है या मल्टी रोज को अगर आपने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो आप जो है वो ट्रिपल सिंगल कामर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रैप हो, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि मल्टी रो पे मल्टीपल रोज के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग्स आर अरेज एंड ओके, स्ट्रिंग आर अरेज, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग है, बेसिकली अरे अरे क्या चीज़ है, अरे जब भी हमारे पास कोई लिस्ट होती है उसकी हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को लेना है तो आप उसके लिस्ट के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 1, लेट्स लीव इट फॉर लिस्ट, जब हम लिस्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा कि ये बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये हम यहाँ पे क्या करें, हम इसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और हम एलिमेंट्स एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई अल्फ़ाबेट या करेक्टर निकालना है तो हम उसको से कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग स्ट्रिंग, स्लाइसिंग कैसे हो सकती है, सेम चीज़ है जो अभी मैं आपके साथ ओके अच्छा, तो स्लाइसिंग कैसे होती है, बेसिकली वही अरे का पिछला जो मैंने अभी आपको बताया कि सॉरी जस्ट क्लिक्ड ऑन द रॉन्ग, ओके वट एवर, अच्छा ठीक हो गया। अभी ये वेरिएबल वन है, वेरिएबल वन को अगर मैं ज़ीरो लिखूंगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो, इससे क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये जो वेरिएबल सॉरी ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्टर है एम, ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं इसी तरह से इसकी स्लाइसिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई करेक्टर वन से लेके करेक्टर फाइव तक प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो ये वन से लेके फाइव तक प्रिंट हो गया, वाई स्पेस सी एच, वाई स्पेस सी एच, बेसिकली जो भी इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। इस वजह से इसको मैंने वन लिखा है तो इसलिए इसने एम को स्किप कर दिया। अब जब मैं सॉरी अच्छा, इसने क्या लिखा, माई सी एच, इसने पहले पांच करेक्टर्स इसने प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो ये इसका तरीका है जिसमें हम स्लाइसिंग करते हैं स्ट्रिंग को। अच्छा, मॉडिफाई कैसे करना है स्ट्रिंग को, आप कैनकेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, आपने करना ये है कि आपने सिंपली कोई भी स्ट्रिंग है इसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो मुख्तलिफ वेज हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के, ठीक है। अच्छा, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि लोअर केसेस के अंदर है, लोअर केस में मतलब कि ईच वर्ड का फर्स्ट जो करेक्टर है वो स्मॉल है, ठीक है। मैं इसको अपर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं इसको सिंपली अपर लिखूँगा, डॉट अपर लिखूँगा, ठीक है। इसको सेव करूँगा और दोबारा से इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इसने क्या किया, माई चैनल, ओके लेट्स चेंज इट टू सिंगल स्ट्रिंग ताकि मुझे ज़रा ठीक से नज़र आए, ठीक है। अच्छा ओके, तो अभी सॉरी जब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखिए मैंने इसको लिखा हुआ स्मॉल कैरेक्टर्स में, ठीक है। लेकिन इसको जब मैंने वेरिएबल डॉट अपर किया है तो इसने क्या किया, इसने इसको सारी की सारी स्ट्रिंग को चेंज कर दिए अपर कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं लोअर भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको सॉरी रन करूँगा तो ये सारे के सारे कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर स्ट्रिप हम कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। लेट्स से कि मेरे पास इसके एंड पे बहुत सारा स्पेस है, स्टार्ट में भी है एंड पे भी, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, ये मेरे पास स्टार्ट में भी स्पेस आ गया और एंड में भी स्पेस आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पेसेस ख़त्म हो जाएं और सिर्फ स्टार्ट और एंड के स्पेसेस ख़त्म हो जाएं, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं लिखूँगा स्ट्रिप। जब मैंने स्ट्रिप करना है तो मैंने इसको जब मैंने इसको रन किया तो इसने स्टार्ट और एंड के ऑल दो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब इसने प्रिंट किया तो इसके अंदर आगे से इसने स्ट्रिप मतलब जितने भी मीन्स के स्पेसेस हैं स्टार्ट और एंड के अंदर तो उसने रिमूव कर दिए।
अब सेम गोज़ फॉर स्ट्रिंग, इंस्टेड मैं प्रिंट के साथ करूँ, मैं इसको यहाँ पे भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाइचार्म शो कर रहा है मुझे, रिप्लेस, फाइंड, कैपिटलाइज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग है ये, इसको आप जिस तरह भी कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, माई चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब को क्या स्ट्रिप कर दिया, मीन्स के स्टार्ट और एंड में जितना भी उसका था स्पेस था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंकैटिनेशन स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग को आप कंकैट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को जैसे आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से कि मेरे पास वेरिएबल 1 एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल 2 दूसरी स्ट्रिंग है। ये हो गया मेरे पास वेरिएबल 1, और वेरिएबल 2 मेरे पास है, लेट्स इसी को हम ऐसा करते हैं कि हाफ को इधर लिख लेते हैं और वेरिएबल 2 में हाफ इसको दे देते हैं। ठीक है, अब मैं कैनकेट कैसे कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ। ज्वाइन कैसे करना है, मैं इसको सिंपली वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, ठीक है। अब बजाय, अब वैसे तो प्लस साइन जब हम दो इंटीजर्स को सम करते हैं तो यूज़ होता है, ठीक है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर कंकेटिनेशन होती है इस वक्त जब हम किसी भी, लेट्स से कि स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स जब हम ज्वाइन करना है हमने एज इट इज़, तो हम इस मकसद के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जब इसको मैं रन करूँगा आप देखेंगे माई चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब, इसने हालांकि ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इनको कंकेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। और याद रखें कभी भी एक स्ट्रिंग जो है ना वो एक स्ट्रिंग के साथ ही कंकेट होगी। आप कभी भी, लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है 45, मैं अब इस वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में कंकेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुझे एरर देगा। कंकेटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होगी, कंकेटिनेशन आप इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जबकि अगर मेरे पास दोनों इंटीजर होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों अगर इंटीजर हैं और मैं इसको सम करूंगा तो इसको कंकेटिनेट नहीं करेगा, ये इसको ऐड कर देगा 57, जो कि मैथमेटिकल सम हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इसका मकसद ये होता है कि फॉर्मेटिंग के अंदर हम लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक सेकेंड, इसी को चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ कामा माई चैनल इस, ठीक है। अब इंस्टेड के मैं इसके अंदर कंकेटिनेशन करूं, मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर ही मैं, बजाय इसके कि एक दफ़ा स्ट्रिंग के अंदर इस चीज़ को लिखूं, ठीक है। अब लूप करना है कोई भी चीज़, या मैंने इसको ऑलरेडी जो इसका वैल्यूज़ हैं वो असाइन नहीं है, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब भी जो ही वैल्यूज़ इसके पास हैं ये उस टाइम उसको प्रिंट करे, ना कि ऑलरेडी इसके अंदर लिखी हुई हो। तो इसके लिए मैं इसको फॉर्मेटिंग करूँगा। फॉर्मेटिंग कैसे होगी, जैसे मैंने ये दो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लिखी हैं, तो इसके एंड पे मैं लिखूँगा फॉर्मेट असद, फॉर्मेट लेट्स स्क्रैप द वेब। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब मैंने ये अब इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसको लिखा था तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल माय नेम इज़, करली ब्रैकेट्स की जगह पे इसने असद, और सेकंड करली ब्रैकेट की जगह पे इसने लेट्स स्क्रैप द वेब लिख लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये है कि लेट्स स्क्रैप द, इस स्ट्रिंग के अंदर लिखने के बजाय मैंने उस चीज़ को एज अ वेरिएबल आउटसाइड लिख के उसके अंदर उसको जो है वो फॉर्मेटिंग कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, सॉरी फॉर्मेटिंग कर दी है इसके स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, स्केप करेक्टर्स, स्केप करेक्टर्स क्या होते हैं? स्केप करेक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपने लेट्स से कि चूंकि इन्वर्टेड कामर्स स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड कामर्स, लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास एक वर्ड आ गया है, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कामा मौजूद है, ठीक है, और लेट्स, जैसे मोस्टली लेट्स के अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है, द वेब, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि मेरे पास एक ये
यूजुअल इन्वर्टेड कामर्स आ गए हैं। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो इसने क्या कहा, इनवैलिड सिंटेक्स। अब क्या हुआ है कि बेसिकली माय नेम इज़ असद। बेसिकली अब क्या हुआ है कि इसने क्या इंटरप्रेट किया है कि माय नेम, ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है असद से पहले, और असद के बाद एक और स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और लेट्स से पहले के अंदर ख़त्म हो रही है, और उसके बाद एक और। अब ओवरऑल क्या हुआ है कि ओवरऑल इसको हम स्ट्रिंग और कोई भी वेरिएबल है इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको प्लस करूँगा ताकि स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो जाएँ, या मैं इसको फॉर्मेट करूंगा जैसे मैंने पहले किया था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अब हर जगह में मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर कॉमन है सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह। तो मैं इसको स्केप करेक्टर करूंगा। स्केप करेक्टर के लिए मैंने बैक स्लैश डालना है, कोई भी ऐसा करेक्टर जो कि मैं चाह रहा हूँ कि उसको एज अ लिटरल कंसिडर करें, ना कि एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर कंसिडर करें। ठीक है, स्ट्रिंग पैरामीटर ये होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स मौजूद हैं तो इंटरप्रेटर ये समझेगा कि ये एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है, बाउंड्रीज, स्ट्रिंग की बाउंड्रीज डिफाइन कर रहा है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर वैसे कॉमन है कि इन्वर्टेड कॉमर्स मौजूद हो सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको एस्केप करेक्टर यूज़ करेंगे ताकि वो उसको एज इट इज़ यूज़ करे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपर, लोअर, स्ट्रिप, ये सारे मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बॉलियंस पे। बॉलियंस मैंने आपको बता दिया, बॉलियंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा हमारे पास होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो अच्छा अच्छा, अब आगे चलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर्स की तरफ, ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स के अंदर दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसके अलावा जितने भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सारे के सारे इंटरप्रेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। उसको करने का तरीका एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरे पास वेरिएबल 1 30 है और वेरिएबल 2 40 है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएं, तो मैं सिंपली इसको प्लस वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, जब मैंने इसको किया इसने ऐड कर लिया 70। इसी तरह से मैं इनको माइनस कर सकता हूँ। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये बिल्टन में आप यूज़ कर सकते हैं। -10, इसी तरह मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास 1200 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि हमने सिंपली मैथमेटिक ऑपरेशन जो जितने भी हमने परफॉर्म करने हैं वो हमने यूज़ करना है ऑपरेटर्स को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गई लिस्ट। लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज़, इंटीजर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती हैं, फ्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं तो उसको हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में फर्दर जो डिटेल्स हैं वो उसमें ये है कि हम इसकी लिस्ट की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फर्दर हमें क्या चीज़ है, कोई भी एक्सेस, ओके, लिस्ट कम्प्रीहेंशंस, ठीक, लूप लिस्ट। ओके, मैं थोड़ा रिव्यू दे दूँ आपको। पाइथन लिस्ट का मकसद ये होता है कि हम, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उसको हम पाइथन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब लिस्ट के किसी एक करेक्टर को आपने किस तरह से निकालना है, उसको हम पहले, सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि हमने, लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ से एक लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ दिस लिस्ट। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इंस्टेड के, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई एक तो तरीका ये है कि मैं कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर लूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी से, अब मैं दिस इज़ नॉट आइडियल सिचुएशन। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट करेक्टर, अब फर्स्ट जो वैल्यू है लिस्ट की वो मैं प्रिंट करना चाहूँगा, तो वो कैसे होगी? वो इस तरह से होगी कि इसकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका पोजीशन ऑफ द लिखते हैं, कोई भी हमारे पास लिस्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन लिखते हैं। इसकी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है लिस्ट का, तो ये आप ये समझें कि ये इस तरह से होगा 0 1 2 सैम गो सो ऑन सो फॉर। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस हिसाब से इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन आपने जब भी इसको
मतलब इसमें से इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है, इसमें से वैल्यू को निकालना है यहाँ से लिस्ट के अंदर से, तो आपने जीरो से स्टार्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जीरो होगा, ठीक है। जब मैंने दिस लिस्ट ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो लिखने से ये हुआ कि ये इसने सिंपली एप्पल को प्रिंट कर दिया जो कि फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से मैं टू को प्रिंट फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैंने वन लिखा, थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैंने, चूँकि सॉरी ये फोर्थ हो गया, जीरो से स्टार्ट करेंगे, थर्ड फोर्थ होगा, थ्री जो है फोर्थ होगा, ठीक है। तो अब जब मैंने थ्री लिखा तो उसने क्या कहा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तीन वैल्यूज मौजूद हैं, 0 1 एंड 2। जब मैंने थ्री लिखा तो उसने लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिखा। सेम गोज अपोजिट कि मैं अगर -1 लिखूंगा तो लास्ट करेक्टर इसने, लास्ट जो एलिमेंट है इसको लिखेगा चेरी, एंड सो फॉर्थ। मैं -1 -2 -4 लिखूंगा तो ये सेम मुझे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर देगा, ठीक है। इसने सेम वही लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मुझे एरर दे दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ओके, लिस्ट एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये चीज़ है, अगर मैंने इसको लिस्ट एलिमेंट को चेंज करना है, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि जो सेकंड प्लेस पे है बनाना, ठीक है, उसकी जगह मैं एप्पल मेरे पास आ जाए, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं लिखता हूँ दिस लिस्ट, फिर कौन सा करेक्टर है ये, कितने नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड पे, ठीक है। सेकंड के लिए मैंने इसको 1 लिखना है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एप्पल ऐड कर लेता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, सिंपली लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने एप्पल की जगह पे, सॉरी बनाना की जगह पे एप्पल ऐड कर लिए, बनाना को वहाँ से रिमूव कर दिए। इस तरह से हम लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट को लूप कैसे करना है, अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ 1 बाय 1 सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएं। अब यहाँ पे हम लूप का कंसेप्ट भी समझते हैं कि लूप बेसिकली क्या है। लूप बेसिकली हम, लूप का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है या कोई भी कंडीशन है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती वो लूप जो है वो चीज़ प्रिंट होती रहे। अब इस केस के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हर एलिमेंट लिस्ट का जो ये दिस लिस्ट है इसके अंदर इसका हर एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो ये कैसे होगा, मैं इसमें फॉर एलिमेंट इन दिस लिस्ट, बेसिकली जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैं इसको वेरिएबल नेम दे सकता हूँ। ये बेसिकली एलिमेंट एक वेरिएबल है जो कि हर लिस्ट के एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो इसने क्या किया कि पहले इसने एप्पल को प्रिंट किया, फिर इसने बनाना को प्रिंट किया, फिर इसने चेरी को प्रिंट किया, ठीक हो गया। तो इसका मकसद ये होता है, लूप का मकसद ये होता है कि किसी भी लिस्ट के हर एलिमेंट को अपने सेपरेटली अगर प्रोसेस करना है तो आप लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। ईच वन पहले ये फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा, प्रिंट करेगा, उसका अगर कोई प्रोसेस आपने करना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसके साथ आपने कनकैट करना है, एनीथिंग डैश को कनकैट कर दें, ठीक है। कनकैट का मैंने आपको बताया था क्यों होता है। अब क्या हुआ कि हर एलिमेंट के साथ इसने कनकैट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ इफ एलिमेंट इक्वल्स टू एप्पल, तब ये प्रिंट इसके साथ ये चीज़ प्रिंट करें, एल्स प्रिंट एलिमेंट। अब यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट का भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मकसद है। अभी देखें, जहाँ पे एप्पल आया उसने इसके साथ ये चीज़ कनकैट की, लेकिन एप्पल के अलावा किसी चीज़ के साथ भी इसने इस चीज़ को कनकैट नहीं किया, ठीक है। थोड़ा क्लियरली इसको एक दफ़ा और रन कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। एप्पल के साथ इसने अंडरस्कोर्स को इसने किया है कनकैट, लेकिन बाकियों के साथ इसने नहीं किया, ठीक है। इसका मकसद ये क्यों है कि बेसिकली हमने ईच एलिमेंट को प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ईच एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए हम ईच एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं लूप्स के ज़रिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा, लिस्ट कम्प्रीहेंशन है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या है कि कोई भी लिस्ट हमारे पास है उसको हम लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली जो फॉर लूप पे जाएंगे तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, ओके। फिर हमारे पास ट्यूपल्स हैं, ओके। हम पैरेंथेसिस के अंदर ट्यूपल्स को लिखते हैं। ट्यूपल्स का मकसद ये होता है कि स्ट्रिंग को आप करते हैं, स्ट्रिंग जो है ना वो, सॉरी लिस्ट जो है ना, लिस्ट अपेंड हो सकती है, उसके एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी चेंज किया, एक एलिमेंट को चेंज करके दूसरा उसको साइन कर दिया, लेकिन ट्यूपल के अंदर हम ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ट्यूपल के जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है।
क्योंकि हम उसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग की स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 1 2 लिखा, हम ट्यूपल्स के अंदर भी खैर let's try that, let's clear that here. ओके मैं इसको ट्यूपल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दिस लिस्ट प्रिंट, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब इसने ये चीज़ पूरी मेरे पास ट्यूपल लिख दिया। अब मैं इसको लिखता हूँ 0। ओके एप्पल है, देखते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ कि दिस लिस्ट एलिमेंट ऑफ 0 इक्वल्स टू, इसको हम करते हैं बनाना, ठीक है। ओके अब देखें इसका क्या हुआ कि बेसिकली हमने पहले क्या किया था, पहले चूँकि ये एक लिस्ट थी, लिस्ट का एलिमेंट हमने चेंज करके बनाना को एप्पल कर दिया था, ठीक है। लेकिन ट्यूपल के केस में क्या होता है कि ट्यूपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उसको आप अपेंड या चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली मैन वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस है ट्यूपल और जो हमारे पास होता है लिस्ट और ट्यूपल के अंदर, ये बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बाकी सिंपल ऑपरेशन है जो कि हमने किए थे लिस्ट के साथ, सेम इसके साथ भी वही होंगे। तो कैसे हमने इसको ज्वाइन करना है, इसको हम कंकेट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर वैल्यूज़ को किसी भी नंबर के साथ। अच्छा इसके बाद हम चलते हैं सेट्स पे। ओके सेम इज़ द केस, जैसे हम डिक्शनरी को जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सेम डिक्शनरी और सेट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन सेट हम चेंज नहीं कर सकते, सेट की वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम इसके अंदर भी सारे वही फंक्शन इसके अंदर, जैसे लूप ईच एलिमेंट ऑफ सेट अगर आपने प्रिंट करना है इसके ऊपर आप लूप कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस। ऑन द अदर हैंड डिक्शनरी है, डिक्शनरी की ईच वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेट की तरह इसमें भी वैल्यूज असाइन होती हैं, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है, ठीक है। डिक्शनरी आइटम्स हैं, इसको आप सेम डिक्शनरी, हाँ एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे। लेट से मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, मैं इसको इनसे कॉपी करता हूँ डिक्शनरी को और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब दिस डिक्शनरी, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें से मुझे मॉडल नंबर, मॉडल का नाम जो है मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो जैसे मैंने इंडेक्सिंग की थी वहाँ पे, यहाँ पे मैं इसका तरीका ये है कि दिस डिक्शनरी के अंदर को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखनी है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने वो फर्स्ट वैल्यू, ये बेसिकली वैल्यूज़ हैं, सॉरी कीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आर द कीज़ एंड सेकंड वंस आर द वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दिस डिक्शनरी के अंदर मैंने की को लिखा, मॉडल बेसिकली की है। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास इसने इसकी वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब सिंपली मैं अगर वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहूँ डॉट कीज़, लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि कीज़ प्रिंट हो जाए, जितनी भी कीज़ हैं सारी मैं देख लूँ कौन कौन सी हैं इसके अंदर। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये ब्रांड मॉडल एंड ईयर, ब्रांड मॉडल एंड ईयर इसकी कीज़ हैं। सेम गोज़ फॉर वैल्यूज़, जब मैं वैल्यूज़ देखूँगा तो डिक्शनरी की वैल्यूज़ ये प्रिंट कर देगा, फोर्ड मस्टैंग 1964, ये बेसिकली इसकी वैल्यूज़ हैं, ये कीज़ हैं, ठीक है। जब भी आपने कोई भी वैल्यू उठानी है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की लिखेंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस आइटम। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। आप स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए भी कर सकते हैं, आप डॉट गेट लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ओके मॉडल लिखा था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस आप इसको डॉट गेट भी कर सकते हैं। डॉट गेट करेंगे तो अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इसमें फ़र्क ये है कि मैं आपको फ़र्क भी बता देता हूँ। अच्छा जब मैंने ये प्रिंट किया तो इसने भी वही वैल्यू रिटर्न की। दोनों में फ़र्क ये है कि जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये मुझे नया एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर डॉट गेट से लिखूंगा तो अगर वैल्यू मौजूद नहीं है, लेट से कि मैं मैड लिखता हूँ, ठीक है, और मैं चूंकि मैड इसके अंदर कीज़ के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये एरर रेज नहीं करेगा, ये सिंपली इसको नन रिटर्न करेगा। ऑन द अदर हैंड मैं अगर इसको लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और फिर मैं इसको, सॉरी डॉट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो इसने मुझे की एरर दे दिया कि ये की मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रांड मॉडल ईयर के अंदर नेम मैड मौजूद नहीं है, इस वजह से इसने इसको
स्किप कर दिया, तो ठीक हो गया। अभी ये डिक्शनरीज हैं, ठीक है। लूप कर सकते हैं आप वैल्यूज़ के अंदर, जैसे मैंने प्रिंट किया था कीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। मैं लिखता हूँ डॉट कीज़, ठीक है। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया था तो मेरे पास ये एक कुछ डिक्शनरी कीज़ का एक सेट आया था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लूप कर सकता हूँ। ईच एलिमेंट को मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं फॉर एलिमेंट इन दिस डिक्शनरी डॉट कीज और प्रिंट करूँगा तो ब्रांड मॉडल एंड ईयर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो हम डिक्शनरीज के ऊपर भी फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेस्टेड डिक्शनरीज क्या है? बेसिकली एक डिक्शनरी के अंदर भी आप डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्रांड मल्टीपल ब्रांड्स हो, ठीक है। ये ईयर एक जो फोर्ड है का, ये जो फोर्ड का ये मॉडल लेट्स से कि मुख्तलिफ सालों में आया है, ठीक है। नॉट जस्ट 1964, ये मुख्तलिफ सालों में आया है। या हम ये कहते हैं कि मॉडल के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि हम सब डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। जो एक नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि दिस डिक्शनरी में जो की है मॉडल, इसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँ नेम, मुस्तंग, ओके, कलर, सॉरी ब्लैक, ठीक हो गया। अब मैं जब इसको डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो इसके अंदर ब्रांड फोर्ड मॉडल, अब ये मॉडल के अंदर एक और डिक्शनरी मौजूद है, ठीक है, और ईयर 1964, ठीक हो गया। तो व्हाट हैपेंस इज कि इसको हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी मौजूद है, ठीक है। ये अभी नेस्टेड डिक्शनरी जैसे यहाँ पे इसने किया हुआ है, ठीक है। ओके, डिक्शनरी मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रिंग मेथड्स थे जिसमें हमने स्ट्रिप वगैरह किया था, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू देख लें, चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है वो ये सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती। इन सिंपल वर्ड्स कि आपको जब जो आप कोई भी प्रोग्राम बिल्ड करेंगे तो आपको इन चीज़ों का होल्ड होता जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं एफ एल स्टेटमेंट की तरफ। एफ एल स्टेटमेंट के स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? जब भी आपने कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और लाइक 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स में जिन स्टूडेंट्स के पासिंग जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर नंबर होंगे वो पास होंगे, जो नीचे होंगे वो फेल होंगे। तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कंडीशन है जो कि मैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से कि 10 मार्क्स हैं, किसी के 40 मार्क्स हैं, किसी के 50 मार्क्स हैं, किसी के 90 मार्क्स हैं, ओके, 60, 70 एंड 75, ये मेरे पास मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से जो अगर कोई नंबर जो है वो 40 से अबव है, ठीक है, 50 कर लें, 50 से अबव है, ठीक है, तो पास हो। 50 से कम जिसके नंबर है वो फेल हो, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि मुझे पहले तो लूप करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एलिमेंट मार्क्स, और दूसरी चीज़ सेंटेक्स है। सेंटेक्स ये होता है जब भी फुल कॉलन जहाँ पे भी आएगा, चाहे वो स्टेटमेंट में के आखिर में है, इफ एल्स स्टेटमेंट के केस में, या वो लूप के एंड पे है, तो नेक्स्ट रो हमेशा 4 स्पेसेस के बाद शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ प्रिंट हो जाए मार्क्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था कि लूप्स का कंसेप्ट ये है कि ईच एलिमेंट को वो प्रिंट कर देगा। स्टेटमेंट लगाने से पहले मैंने क्या किया, सॉरी, एलिमेंट प्रिंट करना था, ठीक है। ये मेरे पास हर एक के मार्क्स प्रिंट हो गए। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ईच जो 50 से छोटा है उसके साथ पास प्रिंट हो जाए, और जो 50 से सॉरी फेल प्रिंट हो जाए, जो 50 से बड़ा है उसके साथ पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, मैं लिखता हूँ कि इफ़ एलिमेंट इक्वल्स टू सॉरी इक्वल टू
आर ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है हमने, एलिमेंट और स्ट्रिंग इसके साथ पास पास का प्रिंट करते हैं, ठीक है। और एल्स सिंपली फिलहाल एल्स करते हैं, एल्स प्रिंट एलिमेंट फेल, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सॉरी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैंने जब इसको प्रिंट किया तो इसने मुझे बता दी कि जो 10 40 फेल, 10 भी फेल, इसके बाद जो 50 है वो पास, 52 75 सारे पास, ठीक हो गया। ठीक है, एक हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट ये होगी कि हमने दो कंडीशन इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दी। एक कंडीशन ये है कि वो एक नंबर से दूसरा नंबर या तो बड़ा हो सकता है, ठीक है, या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं एक चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक और कंडीशन आ जाए, वो क्या कि जिसके मार्क्स जो हैं वो 75 से ऊपर हैं वो ए ग्रेड में चला जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने एक और कंडीशन लगानी है, वो कैसे लगेगी, वो इस तरह से लगेगी कि मैं इसके अंदर एल एफ लगाऊंगा, ठीक है। या तो इफ़ के अंदर आपने कंडीशन देनी है, या आपने एल एफ के अंदर कंडीशन देनी है, एल्स के अंदर आपने कंडीशन नहीं देनी है, ठीक है। अब एल एफ में क्या होगा, मैंने लिखा प्रिंट, अच्छा पहले स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। कंडीशन देते हैं एलिमेंट इज ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ठीक है। ओके, अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, एलिमेंट ए ग्रेड, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसने सिर्फ पास एंड फेल ही प्रिंट किया है। इसने क्या किया है, इसने ए ग्रेड को प्रिंट नहीं किया है। क्यों, इस वजह से जब भी हम इफ एल एफ और एल्स को यूज़ करेंगे तो अगर कोई भी पहली स्टेटमेंट अगर इसने इसकी ट्रू आ गई है तो ये दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसकी दूसरी स्टेटमेंट ट्रू आ गई है तो ये तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, रिगार्डलेस की दूसरी भी ठीक होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि मैं कहता हूँ कि element is greater than 50 and less than, ओके इसमें मैं या तो लगा सकता हूँ एंड कंडीशन, या मैं कहता हूँ इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, इसको हम फर्दर फंक्शन इसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। जब मैंने इसको किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहले फर्स्ट करेक्टर क्या था 10, चूँकि फेल है तो वो फेल, 40 फेल, 50 पास है लेकिन वो ए ग्रेड में नहीं आता है, 90 जो है वो ए ग्रेड में है, पास भी है और ए ग्रेड में भी है, ठीक है। और इसी तरह 60 70 एंड 75 भी ए ग्रेड में। ये आपको समझ आ गई होगी कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। अब हमने क्या किया, नेस्टेड इसको बेसिकली हम इस केस को हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं कि ये लूप के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने सॉरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई इफ स्टेटमेंट होगी उसको हम नेस्टेड इफ कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होगी। इसके बाद वाइल लूप्स, फॉर लूप मैंने डिस्कस कर लिया था कि फॉर लूप किस तरह से क्यों होता है। फॉर लूप पहले वाइल लूप डिस्कस करते हैं, फिर फॉर लूप के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप सॉरी वाइल लूप का क्या मकसद है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वो मार्क्स प्रिंट हों जो कि 90 से ऊपर हैं, ठीक है। सॉरी 75 से ऊपर सरकारी किया तो 70 कर लेते हैं, 70 या 70 से ऊपर जितने मार्क्स हैं वो प्रिंट हो, उससे छोटे वाले ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, वाइल ओके इसके लिए मुझे फर्स्ट कोई भी डिफाइन करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके दिस इज समथिंग यू नीड टू नो कि हमेशा जब भी आपने वाइल लूप लगाना है तो आपने उसको लिस्ट के ऊपर नहीं लगाना है। वाइल लूप हमेशा लगता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कंडीशन के ऊपर किस तरह से लगता है कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई भी प्रिंट करना है, कोई भी लेट्स से कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मार्क्स की, कि सिर्फ वो मार्क्स प्रिंट हों जो कि 90 से ऊपर है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिखना है वाइल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
75 प्रिंट एक्स केस के ओके इसमें मुझे नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये एग्जांपल मार्क्स वाली जो लिस्ट की एग्जांपल है इसके ऊपर फिट नहीं आती है, ठीक है। इसलिए इंस्टेड कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्रिंट करता हूँ कोई भी नंबर, ठीक है, जब तक लेस एंड इक्वल टू 10 है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा अब क्या होगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि नंबर प्रिंट होता रहे तब तक जब तक वो 10 से छोटा है, ठीक है। अब कोई भी ये कंडीशन क्या है कि कोई भी जो नंबर है या कोई भी वैल्यू है इस केस के अंदर x जब तक 10 के इक्वल या 10 से छोटा है तब तक x प्रिंट होता रहे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि x इस टाइम स्टार्ट में x की वैल्यू 0 है, ये इसको चेक करेगा वाइल, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके सही नजर आता है। अच्छा अभी अब इसमें क्या है कि वाइल x इज लेस एंड इक्वल टू 10 प्रिंट x प्लस इक्वल्स टू 1। अब इससे क्या होगा कि पहले x की वैल्यू आएगी 0, फिर ये चेक करेगा क्या x की वैल्यू 10 से छोटी है, ट्रू, फिर ये प्रिंट करेगा x को, फिर इसके अंदर x के अंदर एक वैल्यू को ऐड करेगा। प्लस इक्वल्स का मकसद ये होता है जैसे सी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर सी ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस हम करते हैं, उससे ये होता है कि एक वन इंटीजर उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इसमें भी ये होता है कि पाइथन के अंदर x प्लस इक्वल्स टू 1 करते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 1 से भी x के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि x इक्वल्स टू 0 था पहले, तो क्या होगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। फिर प्रिंट x 0 प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट x के अंदर एक वैल्यू ऐड होगी, 0 के अंदर 1 ऐड होगा, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा क्या x स्टिल 10 से छोटा है, स्टिल छोटा है क्योंकि 2 है, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर इसके अंदर 1 ऐड करेगा 3, सो ऑन, जब तक ये 10 के इक्वल नहीं हो जाता या 10 से छोटा, जब तक ये 10 से इक्वल या 10 से छोटा है तो ये सेम वह प्रिंट होता रहेगा। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब ये देख लें कि ये इसने क्या प्रिंट किया, 0 से लेके 10 तक प्रिंट किया, क्यों, इस वजह से कि ये 10 पे आके कंडीशन फॉल्स होगी, जो ही फॉल्स होगी तो ये मतलब ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक वाइल लूप की एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाइल लूप के अंदर क्या है, वाइल लूप के बाद हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। सेम जिस तरह से मैंने फॉर लूप के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी, तो इसके अंदर भी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक एंट्री के ऊपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं इफ स्टेटमेंट डाल के उसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप है। फॉर लूप सेम है जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया कि फॉर लूप में हमने क्या करना है, एक लिस्ट, फॉर लूप के लिए एक लिस्ट होनी ज़रूरी है, कोई भी एक लिस्ट है जिसके ऊपर हमने लिस्ट के हर एलिमेंट को हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसके लिए हमने फॉर लूप को यूज़ करना है। जब हमारे पास कोई कंडीशन होगी, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब तक वो ट्रू होती है, जब तक वो ट्रू रहती है तब तक हमने एलिमेंट कोई भी चीज़ है उसको फंक्शन है वो हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। इस कंडीशन के केस में वाइल लूप यूज़ करेंगे, जबकि हमारे पास जब भी कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होगा, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास हैं फंक्शंस। फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, ठीक है, तब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस से आपका स्क्रिप्ट जो है वो रीडेबल होता है, ठीक है। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं फंक्शंस के, जो कि हम बस बेसिक फंक्शन है एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फंक्शन का। फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है, फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका ये है कि आपने DEF लिखना है, ठीक है, और फंक्शन 1 प्रिंट दिस इज इनसाइड, सॉरी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि डिफाइन से आपने फंक्शन को डिफाइन कर, DEF का मकसद है आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। फंक्शन 1 जो मैंने लिखा है ये कोई भी, ये एज जैसे हमने वेरिएबल कोई भी नाम या नंबर हम नाम हम वेरिएबल को दे सकते हैं, इसी तरह हम फंक्शन में कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन है 1, फिर ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट
और इसके अंदर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ भी फुल कॉलन यूज़ होगा उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो इसके लेवल के बाद फोर स्पेसिस के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे इसने कुछ भी रन नहीं किया। क्यों? इस वजह से कि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मैं रन करूँगा दिस इज इनसाइड फंक्शन, तब इसने इसको फंक्शन को प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट रन करूँगा तो पहले इसने क्या लिखा, दिस इज इनसाइड फंक्शन, दिस इज आउटसाइड फंक्शन। आउटसाइड फंक्शन है क्यों? क्योंकि फंक्शन को मैंने बाद में कॉल किया, पहले मैंने प्रिंट लिखा, हालांकि ये फंक्शन इससे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शन चूंकि कॉल बाद में हुआ है इस वजह से इसने इसको बाद में प्रिंट किया। जबकि प्रिंट चूंकि मैंने इससे पहले लिखा हुआ है तो मैंने इस वजह से, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और इसको मैं रन करूँ तो दिस इज आउटसाइड फंक्शन, तो ये रिगार्डलेस ऑफ फंक्शन ये इसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ इस वजह से फंक्शन के अंदर जो भी है इसके अंदर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये फंक्शन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं? तो आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने क्या करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जब भी कोई भी वैल्यू मेरे पास हो तो ये क्या करे, ये अच्छा फंक्शन प्रिंट बेसिकली अभी तक मैं जितनी भी एग्जांपल्स देता रहा हूँ उसमें मैंने प्रिंट को यूज़ किया। प्रिंट को यूज़ करने का मकसद ये था कि वो टर्मिनल के अंदर चीज़ को शो करता है, ठीक है। लेकिन प्रिंट बजाते खुद स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, अगर फंक्शन है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी वैल्यू आती है तो फंक्शन क्या करे, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, ठीक है। अब वो क्या करे, रिटर्न करे वैल्यू। अब फंक्शन का क्या काम क्या होता है, फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है चीज़ों को, ठीक है। अब ये बेसिकली एक मेरे पास एक फंक्शन है जो जिसका काम ये है कि जब भी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू को पास करूंगा तो ये उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे वापस कर देगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसको मैंने फंक्शन 1 और वैल्यू मैं इसको देता हूँ लेट्स से 4, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा तो चूंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया इसलिए इसने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसने 4 को एज अ वैल्यू लिया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 3 12 इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसका मकसद क्या हुआ कि ये फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ कोड को जो है वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। जो भी आपने फंक्शन में लिखा होगा आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब ये चीज़ मेरे पास वापस आ गई, अब मैंने इसको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। लेट्स से कि मैं इसको फर्दर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 36 आ गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको प्रिंट करता, ये मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, फिर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? अगर जो भी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको रिटर्न कुछ नहीं किया इस वजह से ये फंक्शन बेसिकली स्टैंड फॉर नथिंग, ठीक है। ये सिंपली इसने जब इसको लॉन्च किया इसने वैल्यू को प्रिंट तो कर दिया, प्रिंट इसने किया, ये ऊपर देखें 12 को इसने प्रिंट किया, तो इसने 12 को प्रिंट तो कर दिया लेकिन इसने उसको एज अ वैल्यू कंसिडर नहीं किया फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू तब होती है जब उसको हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं। इस वजह से आपने जब भी फंक्शन लिखना है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करना है इंस्टेड ऑफ प्रिंट के, ठीक है। अच्छा, अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास 36 इसने प्रिंट कर दिया। 4 को 3 के साथ, सॉरी पहले इसने 3 के साथ फंक्शन ने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोबारा इसने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जब मैंने इसको आउटसाइड फंक्शन प्रिंट किया, ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ हम करते हैं। इसके अलावा आप रिटर्न के अलावा फंक्शन में आप यील्ड कर सकते हैं। यील्ड का मकसद क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने वैल्यू को रिटर्न कर दिया वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कि प्रिंट ओके वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और मैं रिटर्न करता हूँ वैल्यू को, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू, इसकी ये वाली मल्टीप्लिकेशन रिमूव करते हैं और सिर्फ फंक्शन को। अब इसमें क्या हुआ है, इसने 4 को मल्टीप्लाई किया, थोड़ा छोटा करते हैं,
अच्छा, अब क्या हुआ है कि वैल्यू को इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, और इसने 12 को प्रिंट किया। जब जो ही रिटर्न होगा फंक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ रिटर्न फंक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 इसको इसने कंसिडर नहीं किया, इसको इसने प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। और ना ही सेकंड रिटर्न को इसने प्रिंट किया। तो इसलिए अगर आपने जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ आपने किसी भी फंक्शन से रिटर्न करनी हो तो आप उसको रिटर्न की बजाय यील्ड लिखेंगे। जब भी आप यील्ड करेंगे तो ये एक जनरेटर को करेगा रिटर्न। ये मेरे पास जनरेटर आ गया, ठीक है। अब जनरेटर क्या होता है? जनरेटर बेसिकली कोई भी वैल्यूज़ को जनरेट करता है। अब इसने दो वैल्यूज़ जनरेट की करनी है। जब मैं इसको आप इसको एज अ लिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। लिस्ट जो कि ऑन डिमांड होगी। लिस्ट जो होती है बेसिकली ऑलरेडी डिफाइंड होती है उसकी वैल्यूज़, लेकिन जो जनरेटर होता है जनरेटर के अंदर लिस्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं होती हैं ऑलरेडी। उसका एक जो ये समझे कि मेथड डिफाइन होता है कि वो क्या, जब आप उससे डिमांड करते हैं वैल्यू तो उसको रिटर्न करता है। लेट्स मैं आपको बताता हूँ इसका क्या। मैं इसको लूप करता हूँ फॉर एलिमेंट। और मैंने आपको बताया था लूप हमेशा होता है किसके ऊपर? लिस्ट के ऊपर। तो मैं इसको लिस्ट प्रिंट एलिमेंट। अब ये देखें 12 48, ये चूंकि यहाँ पे ये प्रिंट भी है तो इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये देखें 12 एंड 48, इसने क्या किया? उसने फर्स्ट टाइम में वैल्यू प्रिंट की, सेकंड टाइम में फर्स्ट लूप। अब दो वैल्यूज इसने रिटर्न की हैं इस फंक्शन ने मुझे, एक 12 रिटर्न किया, 48 रिटर्न किया। और वैल्यूज बजाते खुद रिटर्न नहीं की, उनका मेथड रिटर्न किया। और मेथड रिटर्न करने से ये हुआ है कि जब मैंने उसको लूप किया है तो पहले उसने फर्स्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया करके 12 प्रिंट किया, सेकंड मेथड को इम्प्लीमेंट करके 48 प्रिंट किया, ठीक है। तो ये फ़र्क है बेसिकली रिटर्न और यील्ड के अंदर, फंक्शन के रिटर्न और यील्ड के अंदर। दैट इज़ ऑलमोस्ट इट। इसके अलावा कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है इसके अंदर, लेट्स से कि आप चाह रहे हैं कि दो वैल्यूज़ मैं दूँ। अब दो वैल्यूज़ दे सकते हैं, तीन वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपके पास अनडिफाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो आप कीवर्ड आर्ग्स डिफाइन करते हैं इसके अंदर, फंक्शंस के अंदर। KWR, sorry, I think I need to look this up. Exact values, okay. ओके अगर जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ अनडिफाइंड है तो आप स्टार यूज़ कर लें, ठीक है। अब इसमें करना क्या है मैंने कि अब मैंने स्टार वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने स्टार वैल्यूज़ कर दिया। अब मैं एक वैल्यू डिफाइन करूँ, दो करूँ, तीन करूँ, चार करूँ, जितनी भी करूँगा फंक्शन उसको एज इट इज़ एज एन इनपुट कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एडिशनल चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये इसके एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ हैं, अब अंदर में इसको किस तरह से, जब मैं ओके मैं कहता हूँ वैल्यूज़ इक्वल्स टू ओके फंक्शन 1 है, मैं इसको कहता हूँ 10 20 30 40, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट वैल्यू को क्या कौन उठाएगा? मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू को ओके मैं इसको ज़रा इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। वैल्यूज़ सॉरी वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यूज़ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड मल्टीप्लाई सॉरी हाँ सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 थर्ड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा रिटर्न करता हूँ मैं। और रिटर्न भी आप मोर देन वन वैल्यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 2 होगी, ये वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब अगर मैंने तीनों वैल्यूज़ को रिटर्न करना है इंस्टेड ऑफ यील्ड तो मैं इसको ऐसे करूँगा, वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा वैल्यू 3, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट ओके इसको टू द एंड। अच्छा अब इसको जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसने 20 60 160 तीनों चीज़ों को मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। एज अ फंक्शन के, अब फंक्शन के अंदर मैंने कोई एक आर्ग्यूमेंट नहीं डिफाइन किया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में पास करूँगा कर सकता हूँ और उनको मैं सेपरेटली अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फंक्शंस के बाद लेम्डा है। लेम्डा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शन होता है बेसिकली। जैसे आप फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया, फंक्शन का नाम दिया, उसके अंदर मैंने पूरा एक सिंपल मेथड डिफाइन किया। जबकि जो लेम्डा है, लेम्डा बेसिकली एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ
फंक्शन है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको डिफाइन फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक्स इक्वल्स टू लेमडा फुल कॉलम ए प्लस 10, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया ये वाला मल्टीप्लाई करने वाला, अब मुझे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना सिंपल काम मैंने करना है तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि आउटपुट आउट इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है, ए वैल्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई गेस 10 कर लेते हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब मैं जब आउट को प्रिंट करूँगा आउट के अंदर मैंने वैल्यू पास करनी है, जैसे मैंने पहले की थी 10 पास करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 10 3 30 आ गया, 10 इसके अंदर वैल्यू पास हुई, इसने यहाँ पे वैल्यू को असाइन किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया और रिटर्न मुझे कर लिया क्या 30, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दिया। अब सिंपल अगर फंक्शन आपने लिखना है जिसके अंदर आप सिंपल एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या सिंपल सा फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लिस्ट जनरेट कर रहे हैं या बेसिक सी चीज़ कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंस्टेड कि आप डिफाइन फंक्शन करके उसको करें, बेहतर ये कि आप लेमडा को यूज़ करें। लेमडा फास्टर एंड सिंपलर मेथड ऑफ यूजिंग फंक्शंस, ठीक है।